बच्चों, अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 7वीं के लिए कविता लेकर आई हूँ। चित्र को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि चित्र में फूल बने हुए हैं। तो हमारी कविता है आज फूल और कांटा। जैसे आप देख रहे हो ना, ये जो चित्र मैंने आपको दिखाया है, ये इसमें यहाँ फूल है, लेकिन ये छोटे छोटे बारीक से साथ लगे हुए ये क्या हैं? ये कांटे हैं ये सब। तो आज हम यही कविता पढ़ने जा रहे हैं, फूल और कांटा, जिसको आप पहले समझोगे ताकि आपको याद भी हो, उच्चारित भी कर सको। फिर हम इसका अभ्यास कार्य भी करेंगे। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। तो कवि कह रहे हैं कि फूल और कांटे दोनों एक ही जगह पर जन्म लेते हैं। जैसे हमने आपको दिखाया ना, अभी ये फूल है तो इसके साथ ही कांटा लगा हुआ है। तो एक ही जगह पर ये फूल और ये कांटा, ये देखो, ये इसको हम क्या बोलेंगे? ये है फूल और ये छोटे छोटे से बारीक बारीक क्या है यहाँ पर? ये हैं कांटे। तो ये दोनों ने इकट्ठे एक ही जगह पर जन्म लिया है और एक ही ईश्वर ने इन पर अपनी बरसात करी है, मेहर करी है। रात में चांद भी उन पर एक जैसा ही चमकता है, बराबर चांदनी डालता है। मेह उन पर है बरसता एक सा। मेह का अर्थ है बादल। बादल भी उन पर एक समान ही बारिश करता है। एक सी उन पर हवाएं हैं बहीं, हवा भी एक जैसी ही मिलती है दोनों को। पर सदा ही यह दिखता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। लेकिन हमने देखा है फूल और कांटे के जो तरीके हैं, जो विशेषताएं हैं, वो एक जैसी नहीं है। छेद कर कांटा किसी की उंगलियों को फाड़ देता, किसी का वर वसन। अगर किसी की अंगुली पर कांटा लग जाए तो उसे छेद देता है, उसमें छेक हो जाता है, चोट लग जाती है। और अगर किसी वस्न, वस्न क्या होता है? कपड़ा। ये शब्द है ना यहाँ पे, वस्न। वस्न का अर्थ है कपड़ा। अगर किसी कपड़े पर ये लग जाए तो उसे फाड़ देता है। प्यार डूबी तितलियों पर कर कतर, भोर का है बेंद देता श्याम तन। तो ये क्या करता है? प्यार में डूबी तितलियां जो भंवरों के साथ फूलों के ऊपर मंडरा रही होती हैं, कांटे से अगर टकरा जाएं तो उनके पर का अर्थ है उनके पंख कट जाते हैं और भंवरे को भी ये बेंध देता है। बेंध देता है का अर्थ यहाँ पर है कि भंवरे के शरीर पर भी ये छेद कर उसे चोट देता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भोर को अपना अनूठा रस पिला। फूल होते हैं जो तितलियों को अपनी गोद में बिठाते हैं, तितलियों की गोदी में खेलती हैं। भंवरों को फूल से अनूठा मीठा रस मिलता है, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली का जी खिला। तो यहाँ पर फूल की विशेषता बताई है कि फूल क्या क्या करता है। सबसे पहले तितलियों को गोद में बिठाता है, भौरे को अपना मीठा अनूठा रस पिलाता है। निज, निज का अर्थ है अपनी, सुगंध खुशबू से, निराले ढंग रंग से वो सदा ही क्या देता है? कली का जी खिला। जी का अर्थ यहाँ पे क्या है? मन खुश कर देता है कली का, कि किस प्रकार उसके ऊपर जो भी कोई आता है तो उसे फूल हमेशा खुशियाँ ही देता है। लेकिन कांटे की क्या विशेषता है खटकता एक सबकी आँख में। सबसे पहली उसकी जो बुरी बात है वो सबकी आँख में खटकता ही रहता है। दूसरा है सोहता सुरसीस पर। ये क्या करता है? जो फूल है, दूसरा एक तरफ कांटा है जो सबकी आंखों में चुभता है, दूसरी तरफ जो फूल है सबके सिर के, सुरसीस करते शीश पर चढ़ाया जाता है। लोग जैसे श्री कृष्ण के मुकुट में भी लगा देते हैं, मोर पंख होता है, कहीं हम किसी और के सिर पर भी फूल सजे देखते हैं। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि सिर्फ कुल से, जाति से, नाम से बड़ा होने से बड़ाई नहीं, बड़प्पन नहीं मिलता। हाँ, अगर हम काम अच्छे करें तभी हमें बड़प्पन मिलता है, महानता मिलती है। अर्थात हमें अच्छे काम करने चाहिए, हमारे अंदर अच्छी विशेषता गुण होने चाहिए। तो इस प्रकार आपको कविता को याद भी करना है और
लिख कर भी देखना है, क्योंकि आपकी परीक्षा में भी कविता लिखने के लिए आती है। ये देखा ना आपने, ये होता है भंवरा, इसको हम बोलते हैं भंवरे, छोटे छोटे भंवरे जो इसके ऊपर मंडराते हैं फूलों के ऊपर। ये है तितली, तितली को फूल क्या करता है, गोदी में बिठा लेता है। तो अभी हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहले है प्रश्न उत्तर। फूल और कांटा कहाँ जन्म लेते हैं? अभी पढ़ा, फूल और कांटा एक ही स्थान पर एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं। कांटे की क्या विशेषता होती है? कांटा अपनी कठोरता के कारण किसी को अच्छा नहीं लगता, अर्थात सबकी आंख में खटकता है। वह हर किसी को दुख देता है, किसी को भी सुख नहीं देता। फूल की क्या विशेषता है? फूल अपनी कोमलता और सुगंध के कारण सबको अच्छा लगता है, और वह क्या होता है, देवताओं के शीश पर भी चढ़ाया जाता है, सिर पर। फूल और कांटा किसका प्रतीक है? फूल और कांटा सुख और दुख का प्रतीक है। इसमें फूल है जो वो सुख का प्रतीक है, कांटा है जो दुख का प्रतीक है। एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं, कठोरता से रखता है, दुख देता है। ठीक है, आगे फूल और कांटे को कौन कौन सी समान परिस्थितियां प्राप्त होती हैं? एक जैसा क्या क्या कुछ उन्हें मिलता है? तो हमने अभी पढ़ा है ना यहाँ पर कि उन्हें, उनका विकास एक बराबर होता है, एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं। हवा, धूप, वर्षा सब एक समान से ही मिलती है। फूल और कांटे में स्वभावगत क्या अंतर है? दोनों के स्वभाव में क्या अंतर है? फूल अपनी खुशबू चारों ओर फैलाता है, अच्छाई दिखाता है, और दूसरी ओर जो कांटा है वो हाथों को चीरता है और पीड़ा दुख पहुंचाता है। आगे कि आपकी दृष्टि में अगर आप सोचो तो कुलवान व्यक्ति बड़ा होता है या गुणवान? तो हम क्या कहेंगे कि कुलवान की अपेक्षा गुणवान व्यक्ति बड़ा होता है। सिर्फ जाति कुल से बड़ा होना सही नहीं है। अगर स्वभाव से भी अच्छे हों तभी हम मन जीतते हैं दूसरे का, और दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं। बच्चों आगे है प्रसंग सहित व्याख्या। किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। काव्य पंक्ति की व्याख्या करें। दो पंक्तियां दी हैं। सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखें, जो पुस्तक का नाम है, से ली गई हैं। कविता का नाम क्या है? फूल और कांटा। इसको कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने लिखा है। इसमें कवि ने फूल और कांटे के माध्यम से अच्छे और बुरे लोगों के व्यवहार के बारे में बताया है। व्याख्या है, कवि कहते हैं कि खानदान की बढ़ाई किस काम की, कुल की, जाति की बढ़ाई किस काम की, अगर अपने में बड़प्पन की कमी हो। जैसे कांटे का जन्म सुंदर पेड़ पर हुआ, पौधे पर हुआ, लेकिन उसमें उसका बड़प्पन नहीं है। अगर किसी का जन्म अमीर परिवार में हो गया, बड़ी जाति में हो गया, लेकिन अगर वो कांटे जैसा स्वभाव रखता है तो बुरा ही समझा जाता है। आदमी ऊंचे कुल में जन्म लेने पर बड़ा नहीं, बल्कि गुणों के कारण बड़ा बनता है। इसके बाद है बच्चों व्याख्या, वाक्य प्रयोग सॉरी। तो वाक्य आप अपनी इच्छा से भी बना सकते हो। मैं अर्थ बता देती हूँ आपको। प्यार में डूबना, किसी से प्यार करना। पर कतरने, किसी के अधिकार कम कर देने। जैसे तितली के पर कतर दिए जाएं तो वो उसका अधिकार खत्म हो जाएगा ना काम करने का। जी खिल उठना, मन खुश हो जाना। आंखों में खटकना, बुरा लगना, जैसे कांटा आंखों में खटकता है। कसर होना, कमी होना। गोद बिठाना, शरण में ले लेना, अपने आश्रय में ले लेना। शीश पर सोहना, सिर पर अच्छा लगना। यहाँ मैंने कुछ वाक्य भी बनाए हैं, लेकिन आप अपनी इच्छा से भी नए वाक्य बना सकते हो। आगे समान अर्थक शब्द, समान अर्थ देने वाले, जैसे पुष्प, प्रसून, ये फूल के लिए प्रयोग किए जाते हैं। चांद, चंद्रमा, शशि। चांदनी, मारीची, ज्योत्सना। मेघ, बारिश, वर्षा। हवा, वायु, पवन। भौरा, भ्रमर, भंवरा। बच्चों मैंने कविता में आपको मेघ का अर्थ बादल भी बताया था, क्योंकि मेघ बादल होता है, मेघ वर्षा होती है, लेकिन कहीं कहीं हम इसका अर्थ इसी प्रकार से भी ले लेते हैं। एक बच्चों जब वीडियो देखते हो तो पूरी वीडियो अंत तक सुना करो, तभी आप अभ्यास कार्य कुशलतापूर्वक करने में सफल हो सकते हो। अभी आपको कविता का उच्चारण करना है। जब दोबारा मन करे तो कविता को, वीडियो को लगाकर मेरे साथ साथ भी उच्चारण कर सकते हो।
फिर इसके प्रश्नोत्तर कॉपी पर सुंदर सुंदर लिखने हैं, बिल्कुल अभ्यास कार्य भी करना है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ कमी लगी हो या मेरी बताई भाषा समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आगे से ध्यान रखूं। सब्सक्राइब करें चैनल को, घंटी को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको पहले से मिल जाए। इसी के साथ ही मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद बच्चों।